बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के मामले में 5वें स्थान पर आता है। यह इतना विशाल है कि हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों का कुल द्रव्यमान भी बृहस्पति के द्रव्यमान से कम है। इसे अक्सर गैस दानव, गैस जायंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, जिसमें एक छोटा चट्टानी कोर होने की संभावना है। इसकी सतह ठोस नहीं है, इसके बजाय इसमें बादलों की मोटी परतें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं और धारीदार पैटर्न बनाती हैं। ये धारियां ग्रह के तेज घूमने के कारण बनती हैं, जिससे विभिन्न अक्षांशों पर गैसें अलग अलग गति से चलती हैं। बृहस्पति की सबसे पहचानने योग्य विशेषता इसकी बृहस्पति का महान लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल लगातार चलने वाला तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है। यह सैकड़ों वर्षों से देखा जा रहा है। बृहस्पति का वायुमंडल अशांत है, जिसमें शक्तिशाली तूफान और तेज हवाएं चलती रहती हैं। यह ग्रह बहुत तेजी से घूमता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इसे केवल लगभग 10 घंटे लगते हैं। इस तेज घूर्णन के कारण इसका आकार थोड़ा छपटा है, यानी यह भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है और ध्रुवों पर थोड़ा छपटा है। बृहस्पति का एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कई गुना अधिक मजबूत है और एक विशाल चुंबक मंडल मैग्नेटोस्फीयर बनाता है। बृहस्पति के पास चंद्रमाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। अब तक 95 चंद्रमाओं की पुष्टि हो चुकी है। इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीलियो गैलीली ने की थी। इनमें से गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। यूरोपा को लेकर वैज्ञानिकों में काफी रुचि है, क्योंकि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर होने की संभावना है, जहां जीवन की संभावना तलाशी जा सकती है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों जैसे पृथ्वी के लिए एक प्रकार के सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच लेता है या उनकी दिशा बदल देता है, जिससे वे आंतरिक सौर मंडल तक कम पहुंच पाते हैं। सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर 486 मिलियन मील की औसत दूरी पर स्थित होने के कारण बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। अपने अद्वितीय गुणों और विशाल आकार के कारण बृहस्पति खगोलविदों के लिए हमेशा से अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और इसने अंतरिक्ष मिशनों को आकर्षित किया है, जैसे कि वाइजर, वॉयेजर, प्रोब, गैलीलियो ऑर्बिटर और हाल ही में जूनो मिशन, जो वर्तमान में बृहस्पति के वायुमंडल, चुंबक मंडल और उत्पत्ति का अध्ययन कर रहा है। यह वास्तव में हमारे सौर मंडल का एक प्रभावशाली और रहस्यमय सदस्य है। चलिए बृहस्पति ग्रह की खोज के इतिहास को आसान और थोड़ा और लंबा करके समझते हैं। देखो, आसमान में कुछ चीजें हमेशा से ही हमारी आंखों को दिखाई देती रही हैं, जैसे सूरज, चांद और कुछ बहुत चमकीले तारे। बृहस्पति ग्रह भी उन्हीं चमकीली चीजों में से एक है। यह इतना बड़ा और इतना ज्यादा रोशनी वाला है कि इसे देखने के लिए हमें किसी खास उपकरण जैसे दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब बहुत बहुत पुराने समय में लोग रहते थे और उनके पास आज जैसी दूरबीन या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी वे बृहस्पति को आसमान में देखते थे। दुनिया की अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग, जैसे कि प्राचीन बेबीलोन, आज का इराक, यूनान, ग्रीस या रोम, इटली के लोग, सभी इसे देखते थे। वे देखते थे कि आसमान में ज्यादातर तारे एक फिक्स पैटर्न में रहते हैं और रात भर एक साथ पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ खास चमकीली चीजें, जिनमें बृहस्पति भी शामिल था, उन फिक्स तारों के मुकाबले अपनी जगह बदलती रहती थीं। इसी वजह से प्राचीन लोग इन्हें भटकते हुए तारे या ग्रह, जिसका मतलब ही घूमने वाला है, कहते थे। प्राचीन सभ्यताओं के लिए यह भटकने वाला तारा बहुत खास था। वे इसके चलने के तरीके को देखकर समय का हिसाब लगाते थे या इसे किसी भगवान से जोड़ते थे। रोमन लोगों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना और इसका नाम अपने सबसे ताकतवर और सबसे बड़े भगवान जुपिटर के नाम पर रखा। यही नाम आज तक चलता आ रहा है। तो फिर खोज की बात कहां से आई? असली खोज तब हुई
जब इंसान ने आसमान को और करीब से देखने का तरीका ढूंढ लिया। यह हुआ लगभग 400 साल पहले, जब इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने सुना कि एक ऐसा यंत्र बन गया है जो दूर की चीजों को पास दिखाता है। यही थी दूरबीन, टेलीस्कोप। गैलीलियो ने खुद अपनी दूरबीन बनाई और उसे आसमान की ओर घुमाया। उसने चांद को देखा, सितारों को देखा और फिर उसने बृहस्पति ग्रह को भी देखा। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से बृहस्पति को देखा तो उसे सिर्फ एक चमकीला बिंदु नहीं दिखा जैसा बिना दूरबीन के दिखता है। उसे बृहस्पति एक गोल डिस्क जैसा बड़ा दिखाई दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसने बृहस्पति के बिल्कुल पास में 4 छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं को देखा। शुरू में गैलीलियो को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन उसने अगले कई रातों तक लगातार बृहस्पति और उन 4 बिंदुओं को देखा। उसने ध्यान दिया कि ये बिंदु बृहस्पति से दूर नहीं जा रहे थे और उनकी जगह बृहस्पति के आसपास बदल रही थी। लगातार देखने के बाद गैलीलियो को यकीन हो गया कि ये छोटे बिंदु असल में बृहस्पति के चंद्रमा, मून्स हैं, जो हमारी पृथ्वी के चंद्रमा की तरह ही बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यह खोज इतनी बड़ी क्यों थी? गैलीलियो की यह खोज बहुत ही क्रांतिकारी थी। उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि ब्रह्मांड में हर चीज, सूरज, चंद्रमा, तारे, दूसरे ग्रह, सिर्फ हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। इस विचार को भूकेंद्रीय मॉडल कहते थे। लेकिन गैलीलियो ने जब देखा कि ये 4 चांद पृथ्वी की नहीं बल्कि बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे हैं, तो यह इस बात का पहला पक्का सबूत था कि ब्रह्मांड में गति के केंद्र, यानी जिसके चारों ओर चीजें घूमती हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसने उस नए विचार को ताकत दी कि शायद सभी ग्रह पृथ्वी सहित सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जिसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं। तो सारांश यह है, बृहस्पति ग्रह को तो इंसान हजारों साल से देख रहे थे, लेकिन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का इस्तेमाल करके पहली बार देखा कि यह एक गोल ग्रह है और इसके अपने 4 बड़े चंद्रमा हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। इसी खोज ने बृहस्पति को सिर्फ एक चमकीले तारे से बदलकर एक जटिल और गतिशील ग्रह प्रणाली के रूप में स्थापित किया और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। बाद में जैसे जैसे दूरबीनें और अच्छी होती गईं, वैज्ञानिकों ने बृहस्पति पर दिखने वाली पट्टियां, बड़ी धारियां और विशाल लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट जैसी चीजों को भी देखना और समझना शुरू किया। लेकिन ग्रह के रूप में इसकी पहचान और इसके चंद्रमाओं की खोज का श्रेय गैलीलियो को ही जाता है। बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों की कल्पना को हमेशा से मोहित किया है। लेकिन हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के आधार पर बृहस्पति ग्रह की सतह पर या उसके वायुमंडल में जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, का होना अत्यधिक इम्प्रॉबेबल, कम संभावना वाला माना जाता है। बृहस्पति एक विशाल गैस का गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भरी हैं और पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह नहीं है जिस पर जीवन पनप सके। जैसे जैसे हम बृहस्पति के विशाल वायुमंडल में नीचे उतरते हैं, तापमान और दबाव अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के लिए तुरंत घातक होंगे। ग्रह की ऊपरी बादल परतें, जिन्हें हम घुमावदार बैंड और प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में देखते हैं, बेहद ठंडी हैं, जहां तापमान 0 से बहुत नीचे गिर जाता है। इसके और नीचे जाने पर दबाव इतना प्रचंड हो जाता है कि हाइड्रोजन एक तरल धात्विक रूप में संपीड़ित हो जाती है। यह विशाल, गतिशील और उच्च दबाव वाला वातावरण जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक अणुओं और स्थिर परिस्थितियों के लिए एक जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके अलावा बृहस्पति अपने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसाए गए तीव्र विकिरण के अधीन है। खासकर ग्रह और उसके आंतरिक चंद्रमाओं के आसपास के क्षेत्र में यह विकिरण कार्बनिक अणुओं और सेलुलर संरचनाओं के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा। बृहस्पति के वायुमंडल के भीतर लगातार चलने वाली हिंसक हवाएं और अशांत मौसम के पैटर्न भी एक अस्थिर और अराजक वातावरण बनाते हैं, जिससे किसी भी काल्पनिक जीवन रूप के लिए एक स्थिर अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अन्य रसायन भी ट्रेस मात्रा में मौजूद हैं। समग्र संरचना और मौजूदा भौतिक स्थितियां
पृथ्वी से बहुत अलग हैं, जहां जीवन फलता फूलता है। इन जबरदस्त बाधाओं के बावजूद बृहस्पति पर जीवन के प्रश्न ने कुछ सैद्धांतिक विचारों को प्रेरित किया है। दशकों पहले कार्ल सागन और एडविन साल्पेटर जैसे अग्रणी वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के वायुमंडल की अधिक समशीतोष्ण परतों के भीतर जीवन की संभावित संभावना का पता लगाया था। उन्होंने हवाई जीवों की कल्पना की थी, जिन्हें कभी कभी सिंकर्स, फ्लोटर्स और हंटर्स के रूप में जाना जाता है, जो संभावित रूप से विशिष्ट क्षेत्रों में रह सकते हैं जहां तापमान और दबाव कम चरम हो सकता है और जहां बिजली या रासायनिक प्रवणता, केमिकल ग्रेडियंट्स जैसे ऊर्जा स्रोतों का फायदा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फ्लोटर्स विशाल गुब्बारे जैसे जीव हो सकते हैं जो घने वायुमंडल में तैरते हों, जबकि शिकारी अधिक मोबाइल संस्थाएं हो सकते हैं जो उनका शिकार करते हों। हालांकि इन सैद्धांतिक संरचनाओं को भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बृहस्पति के वायुमंडल के भीतर शक्तिशाली ऊर्ध्वाधर मिश्रण शामिल है, जो इन जीवों को अनुचित गहराई या ऊंचाई तक ले जा सकता है और ठोस सतह के बिना ऐसे विस्तृत वातावरण में पर्याप्त ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने की सरासर कठिनाई शामिल है। बृहस्पति पर ही जीवन की संभावना को जोवियन प्रणाली के भीतर जीवन की क्षमता से अलग करना महत्वपूर्ण है। जहां बृहस्पति का वायुमंडल काफी हद तक शत्रुतापूर्ण माना जाता है, वहीं इसके कई चंद्रमा, विशेष रूप से यूरोपा, अलौकिक जीवन की खोज में आकर्षक उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। मजबूत साक्ष्य बताते हैं कि यूरोपा अपनी बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर छिपाए हुए है, जिसे बृहस्पति से ज्वारीय बलों द्वारा गर्म रखा जाता है। ये भूमिगत महासागर, जिनमें संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं, जीवन के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, सतह को स्नान करने वाले कठोर विकिरण से दूर तरल पानी, रासायनिक निर्माण खंड और ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं। इसी तरह गैनीमेड और कैलिस्टो जैसे अन्य चंद्रमाओं में भी संभावित रूप से भूमिगत तरल पानी की परतें होने की संभावना है। यहां तक कि बृहस्पति पर भी पानी की उपस्थिति, भले ही इसके मुख्य घटकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो, अभी भी वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प है। नासा के जूनो जैसे मिशनों ने बृहस्पति के वायुमंडल में पानी के वितरण और प्रचुरता पर मूल्यवान डेटा प्रदान किया है, जो वैज्ञानिकों को ग्रह के निर्माण और विकास को समझने में मदद करता है। हालांकि यह पानी जरूरी नहीं कि निवास योग्यता का संकेत दे, इसकी उपस्थिति वायुमंडल के समग्र रसायन विज्ञान और गतिशीलता को समझने में एक महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज में बायोसिग्नेचर्स की तलाश भी शामिल है, जो ऐसे पदार्थ या घटनाएं हैं जो अतीत या वर्तमान जीवन के वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करते हैं। बृहस्पति जैसे गैस विशाल ग्रह पर एक निश्चित बायोसिग्नेचर की पहचान करना इसके वायुमंडल में होने वाली जटिल अजैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि अप्रत्याशित रासायनिक असंतुलन या जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाना, जिसे गैर जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझाना मुश्किल हो, सिद्धांत रूप में आगे की जांच को उचित ठहरा सकता है। निष्कर्ष में, जबकि बृहस्पति के अशांत बादलों में जीवन के तैरने का विचार कल्पना को आकर्षित करता है, वैज्ञानिक सहमति ग्रह के चरम तापमान, दबाव, विकिरण और वायुमंडलीय गतिशीलता की हमारी समझ के आधार पर यह है कि बृहस्पति पर ही जीवन की संभावना अत्यंत कम है। जोवियन प्रणाली में जीवन की खोज का ध्यान काफी हद तक इसके बर्फीले चंद्रमाओं के भूमिगत महासागरों द्वारा प्रस्तुत किए गए आकर्षक संभावनाओं पर स्थानांतरित हो गया है, जहां जीवन के उभरने और जीवित रहने के लिए स्थितियां कहीं अधिक अनुकूल हो सकती हैं। फिर भी बृहस्पति के जटिल रसायन विज्ञान और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अध्ययन जारी रखना ग्रहों के आसपास मौजूद विविध वातावरणों की हमारी समझ को बढ़ाता है और ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की हमारी व्यापक खोज को सूचित करता है। बृहस्पति ग्रह ने कई तरीकों से हमारी पृथ्वी और यहां जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ढाल, ग्रेविटेशनल शील्ड के रूप में कार्य करके। अपनी विशालता और सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह के रूप में बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि यह क्षुद्र ग्रहों,
एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं कॉमेट्स जैसे छोटे पिंडों की कक्षाओं को गहराई से प्रभावित करता है। ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अक्सर सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों जैसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट और कूपर बेल्ट से आते हैं और संभावित रूप से पृथ्वी से टकरा सकते हैं, जिससे विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इन खतरनाक वस्तुओं के लिए एक तरह के खगोलीय संरक्षक या गुरुत्वाकर्षण वैक्यूम क्लीनर के रूप में कार्य करता है। जब कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह बृहस्पति के करीब आता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण या तो उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह बृहस्पति से टकरा जाता है, जैसा कि 1994 में शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु के साथ हुआ था, या उसकी गति और प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्टरी को इस तरह बदल देता है कि वह आंतरिक सौरमंडल जहां पृथ्वी स्थित है से दूर भटक जाए। इस प्रकार बृहस्पति अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके पृथ्वी की ओर आने वाले कई संभावित प्रभावकों को पकड़ लेता है या विक्षेपित कर देता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर इन खतरनाक टकरावों की आवृत्ति काफी कम हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल के शुरुआती अधिक अराजक काल में बृहस्पति की यह सुरक्षात्मक भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही होगी, जब क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की संख्या बहुत अधिक थी और टकराव कहीं अधिक सामान्य थे। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने शायद उस प्रारंभिक बमबारी की तीव्रता को कम करने में मदद की, जिससे पृथ्वी को एक अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण मिला जहां जीवन की उत्पत्ति और विकास हो सके। यदि बृहस्पति अपने वर्तमान स्थान पर न होता या इसका द्रव्यमान कम होता तो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाशकारी टकराव बहुत अधिक बार होते, जिससे जटिल जीवन का विकास शायद असंभव हो जाता। आज भी बृहस्पति यह सुरक्षात्मक कार्य जारी रखे हुए है, हालांकि बड़े टकरावों की आवृत्ति अब पहले की तुलना में बहुत कम है। सौरमंडल में इसकी प्रमुख स्थिति इसे बाहरी क्षेत्रों से आने वाले संभावित खतरों को रोकने वाली पहली पंक्ति बनाती है। संक्षेप में, बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हमारी पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक रक्षक के रूप में कार्य करता है। हमें उन खगोलीय मलबे से बचाता है जो जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार बृहस्पति ने परोक्ष रूप से लेकिन महत्वपूर्ण रूप से पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए आवश्यक अपेक्षाकृत शांत और स्थिर परिस्थितियों को बनाए रखने में मदद की है। नासा का जूनो मिशन एक महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व अंतरिक्ष यान है, जिसे बृहस्पति ग्रह का गहराई से अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, जिसका लक्ष्य इस विशाल ग्रह की उत्पत्ति, संरचना और विकास के रहस्यों को उजागर करना है और इस प्रकार हमारे पूरे सौरमंडल के निर्माण और विकास को बेहतर ढंग से समझना है। इस मिशन को 5 अगस्त 2011 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया था और इसने लगभग 5 वर्षों की यात्रा के बाद 4 जुलाई 2016 को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी है, सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया। जूनो को बृहस्पति के चारों ओर एक अद्वितीय ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जो अत्यधिक अंडाकार है। यह कक्षा अंतरिक्ष यान को बृहस्पति के तीव्र विकिरण बेल्ट के सबसे खतरनाक हिस्सों से बचाते हुए ग्रह के ध्रुवों के ऊपर से गुजरने और प्रत्येक कक्षा में एक बार बादल के शीर्षों के अविश्वसनीय रूप से करीब, जिसे पेरिजोव कहा जाता है, जाने की अनुमति देती है। जूनो का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति के आंतरिक भाग, संरचना, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र और इसके ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करना है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बृहस्पति के कोर में क्या है, क्या यह एक ठोस कोर है और यदि हां तो कितना बड़ा। यह बृहस्पति में पानी और अमोनिया जैसी भारी तत्वों की प्रचुरता को मापने की कोशिश कर रहा है, जो यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रह कहां और कैसे बना। जूनो बृहस्पति के शक्तिशाली और जटिल चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण कर रहा है, जो ग्रह के भीतर उत्पन्न होता है और इसके आंतरिक कामकाज के बारे में सुराग देता है। इसके अलावा यह बृहस्पति के गहरे वायुमंडल का भी अध्ययन कर रहा है, जिसमें इसकी प्रसिद्ध बैंडेड संरचना, विशाल तूफान जैसे ग्रेट रेड स्पॉट और इसके ध्रुवों पर दिखने वाले शानदार और ऊर्जावान ऑरोरा शामिल हैं। यह जानने के लिए कि ये विशेषताएं कितनी गहराई तक फैली हुई हैं।
अपने मिशन के दौरान जूनो ने बृहस्पति और उसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक भाग के बारे में चौंकाने वाली नई जानकारी प्रदान की है। इसने बृहस्पति के ध्रुवों पर बेहद जटिल और अशांत चक्रवातों की खोज की है, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जूनो के डेटा से पता चला है कि ग्रह के जेट स्ट्रीम्स और बैंडेड संरचनाएं अपेक्षा से कहीं अधिक गहरी हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र को पहले की अपेक्षा अधिक जटिल और अनियमित पाया गया है, जो ग्रह के भीतर अज्ञात प्रक्रियाओं का संकेत देता है। इसने बृहस्पति के विशाल मैग्नेटोस्फीयर के व्यवहार और इसके अरोरा के निर्माण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। शुरुआत में एक निश्चित अवधि के लिए योजनाबद्ध जूनो मिशन को इसके अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान डेटा और अंतरिक्ष यान के अच्छे स्वास्थ्य के कारण कई बार बढ़ाया गया है। अपने विस्तारित मिशन चरण में जूनो अब केवल बृहस्पति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रह के कुछ बड़े चंद्रमाओं जैसे यूरोपा, गैनीमेड और आयो के भी करीब से फ्लाई बाई कर रहा है, जिससे हमें इन संभावित रूप से दिलचस्प दुनियाओं के बारे में भी नई जानकारी मिल रही है। कुल मिलाकर जूनो मिशन बृहस्पति और गैस दिग्गजों के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल रहा है और ग्रह निर्माण के बड़े चित्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। बृहस्पति और उसके चारों ओर की दुनिया का अन्वेषण जूनो मिशन के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि भविष्य में और भी रोमांचक मिशनों की योजना बनाई गई है, जो इस विशाल ग्रह और विशेष रूप से इसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को और आगे बढ़ाएंगे। जबकि जूनो ने बृहस्पति ग्रह के आंतरिक भाग, चुंबकीय क्षेत्र और गहरे वायुमंडल के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की है, वैज्ञानिकों का ध्यान अब तेजी से बृहस्पति के उन बड़े चंद्रमाओं की ओर स्थानांतरित हो रहा है, खासकर यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जहां भूमिगत तरल पानी के महासागरों की संभावना है और इसलिए जीवन के संकेतों की तलाश की जा सकती है। भविष्य के सबसे प्रमुख मिशनों में से एक नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन है, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और जिसके 2030 के आसपास बृहस्पति प्रणाली में पहुंचने की उम्मीद है। इस मिशन का प्राथमिक लक्ष्य यूरोपा का विस्तार से अध्ययन करना है, ताकि इसकी निवास योग्यता का आकलन किया जा सके। यूरोपा क्लिपर बृहस्पति की तीव्र विकिरण से बचने के लिए सीधे यूरोपा की परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि इसके बजाय यह बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए यूरोपा के लगभग 50 क्लोज फ्लाईबाई करेगा। ये फ्लाईबाई यूरोपा के भूमिगत महासागर, इसके आकार, गहराई और लवणता सहित इसकी बर्फीली परत की मोटाई, इसकी सतह की संरचना, संभावित पानी के प्लूम्स की तलाश में भूविज्ञान और आसपास के विकिरण वातावरण का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करेंगे। यूरोपा क्लिपर से प्राप्त डेटा यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या यूरोपा पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं। यूरोपा क्लिपर के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर JUICE मिशन लॉन्च किया है, जिसे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था और जिसके 2031 में बृहस्पति प्रणाली में पहुंचने की उम्मीद है। JUICE मिशन का उद्देश्य गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा जैसे बर्फीले चंद्रमाओं का अन्वेषण करना है, जिसमें गैनीमेड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। JUICE इन चंद्रमाओं के भूमिगत महासागरों, बर्फीली परतों, संरचना और संभावित निवास योग्यता का अध्ययन करेगा। यह मिशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि JUICE अंततः गैनीमेड की परिक्रमा करेगा, जो गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे यह अध्ययन के लिए एक अनूठा और दिलचस्प लक्ष्य बन जाता है। ये दोनों आगामी मिशन बृहस्पति प्रणाली के बारे में हमारी समझ में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमें न केवल इन चंद्रमाओं पर भूमिगत महासागरों की पुष्टि करने और उनका विवरण देने में मदद करेंगे, बल्कि हमें यह भी सिखाएंगे कि हमारे अपने सौरमंडल और शायद ब्रह्मांड में अन्यत्र ऐसे जलीय संसार कितने सामान्य हो सकते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही इन मिशनों से प्राप्त डेटा के आधार पर भविष्य की अवधारणाओं के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें यूरोपा जैसे चंद्रमाओं पर संभावित रूप से लैंडर या यहां तक कि भूमिगत जांच भेजना शामिल हो सकता है, ताकि सीधे उनके महासागरों का अन्वेषण किया जा सके। हालांकि ऐसे मिशन अभी भी दूर के भविष्य की कल्पनाएं हैं।
कुल मिलाकर बृहस्पति प्रणाली के लिए भविष्य के मिशन खगोल विज्ञान और खगोल जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीवन की खोज और हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के संसारों की हमारी समझ में सीधे योगदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह के पास अनेक चंद्रमा हैं, जिनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि वे बौने ग्रहों ड्वार्फ प्लैनेट्स से भी बड़े हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह पर स्वयं जीवन की संभावना बहुत कम मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ चंद्रमा, विशेष रूप से गैलीलियन चंद्रमा कहे जाने वाले 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो ने वैज्ञानिकों की भारी रुचि आकर्षित की है, खासकर जीवन की संभावना के संबंध में। इनमें से आयो अपनी अत्यधिक ज्वालामुखीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। यह सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है। हालांकि यह दिलचस्प है, इसकी सतह पर और उसके नीचे की चरम स्थितियां विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों और सल्फ्यूरिक वातावरण के साथ इसे हमारे लिए ज्ञात जीवन के लिए एक अनुकूल स्थान नहीं बनाती हैं, और यहां तरल पानी के महासागर के प्रमाण भी नहीं हैं। लेकिन यूरोपा की कहानी बहुत अलग है, और यह बृहस्पति प्रणाली में जीवन की खोज का सबसे रोमांचक लक्ष्य है। इस चंद्रमा की बर्फीली परत के नीचे तरल पानी के एक विशाल महासागर के मजबूत प्रमाण हैं। यह महासागर बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न ज्वारीय बलों के कारण गर्म रहता है, जो चंद्रमा के आंतरिक भाग को खींचता और निचोड़ता है, जिससे पर्याप्त गर्मी उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस भूमिगत महासागर में तरल पानी, चट्टानी समुद्र तल से खनिजों के साथ रासायनिक संपर्क, संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट के रूप में, और ऊर्जा के स्रोत जैसे रासायनिक ऊर्जा या बर्फ में विकिरण संचालित रसायन विज्ञान मौजूद हो सकते हैं। ये सभी कारक पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। कुछ अवलोकनों ने यूरोपा से अंतरिक्ष में पानी के प्लूम्स या गीजर जैसे फव्वारों के संभावित उत्सर्जन का भी सुझाव दिया है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि भविष्य के मिशन सीधे महासागर सामग्री का नमूना ले सकते हैं, बिना बर्फ को खोदे। यही कारण है कि यूरोपा को हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है। इसके बाद गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। गैनीमेड में भी तरल पानी के एक भूमिगत महासागर के पर्याप्त प्रमाण हैं, हालांकि यह संभवतः बर्फ की कई परतों के बीच सैंडविच है। गैनीमेड के महासागर में जीवन की संभावना यूरोपा से थोड़ी कम मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण है। इसका एक चट्टानी कोर है जहां पानी चट्टानों के साथ संपर्क कर सकता है, जो संभावित रूप से जीवन के लिए आवश्यक रसायन प्रदान कर सकता है। अपना चुंबकीय क्षेत्र होना भी दिलचस्प है, हालांकि इसका निवास योग्यता पर सीधा प्रभाव अब भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। और अंत में कैलिस्टो है, जो 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे पुराना और सबसे अधिक गड्ढों वाला चंद्रमा है। कैलिस्टो में भी एक भूमिगत महासागर के प्रमाण मिले हैं, हालांकि इसकी आंतरिक संरचना यूरोपा और गैनीमेड की तुलना में कम सक्रिय और गतिशील प्रतीत होती है, जिसका अर्थ है कि रासायनिक संपर्क और ऊर्जा स्रोत शायद कम प्रचुर मात्रा में हो। फिर भी तरल पानी की उपस्थिति इसे जीवन की संभावना के लिए एक उम्मीदवार बनाती है, भले ही इसे यूरोपा या गैनीमेड से कम संभावित माना जाता हो। संक्षेप में, जबकि बृहस्पति का वायुमंडल जीवन के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है, इसके कुछ बर्फीले चंद्रमा, विशेष रूप से यूरोपा और गैनीमेड, अपने भूमिगत तरल पानी के महासागरों के कारण जीवन के लिए संभावित रूप से बहुत अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। ये संरक्षित महासागर बृहस्पति के कठोर विकिरण से बचाव करते हैं और ज्वारीय हीटिंग से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि नासा के यूरोपा क्लिपर और ESA के जूइस जैसे भविष्य के मिशन इन चंद्रमाओं पर केंद्रित हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या वे वास्तव में हमारे सौरमंडल में कहीं और जीवन का समर्थन कर सकते हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं में आयो अपनी चरम और गतिशील प्रकृति के कारण विशेष रूप से अद्वितीय है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे लिए ज्ञात जीवन के लिए यह एक बहुत ही प्रतिकूल स्थान है। आयो सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है।
यह गतिविधि बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण और पड़ोसी चंद्रमाओं जैसे यूरोपा और गैनीमेड के साथ इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होने वाले तीव्र ज्वारीय ताप का परिणाम है। यह ज्वारीय बल आयो के आंतरिक भाग को लगातार निचोड़ता और फैलाता रहता है, जिससे भारी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है जो चट्टान को पिघला देती है और सतह पर विशाल ज्वालामुखीय विस्फोटों का कारण बनती है। इस अत्यधिक ज्वालामुखीता के कारण आयो की सतह लगातार बदलती रहती है। यह बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक यौगिकों, जमे हुए सल्फर डाइऑक्साइड और पिघले हुए सिलिकेट लावा से ढकी हुई है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों से बना इसका पतला वातावरण मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना है, जो हमारे लिए अत्यधिक विषैला है। सतह का तापमान बहुत भिन्न होता है। सक्रिय ज्वालामुखी इवेंट के पास यह बहुत गर्म हो सकता है, जबकि बाकी सतह बेहद ठंडी होती है। जीवन, जैसा कि हम इसे पृथ्वी पर जानते हैं, के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता तरल पानी है और आयो पर बड़े स्थिर तरल पानी के महासागरों के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जैसा कि यूरोपा या गैनीमेड पर माना जाता है। ज्वारीय ताप यहां सिलिकेट ज्वालामुखीयता को चलाता है, न कि बड़े पैमाने पर पानी की बर्फ को पिघलाता है, यदि कोई महत्वपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा आयो बृहस्पति के सबसे तीव्र विकिरण बेल्ट के भीतर स्थित है। बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसाए गए ऊर्जावान कण आयो पर लगातार बरसते रहते हैं। यह विकिरण इतना तीव्र है कि यह किसी भी ज्ञात जीव के लिए घातक होगा और जटिल कार्बनिक अणुओं को तुरंत तोड़ देगा, जिससे जीवन के लिए आवश्यक रसायन विज्ञान की स्थापना लगभग असंभव हो जाएगी। आयो का वातावरण अत्यंत अस्थिर है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट सतह को पुनर्जीवित करते रहते हैं, जिससे एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले पर्यावरण का निर्माण नहीं हो पाता, जो जीवन के विकसित होने और बने रहने के लिए आवश्यक माना जाता है। संक्षेप में, आयो पर मौजूद चरम स्थितियां अत्यधिक और निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट, सल्फ्यूरिक और विषैला वातावरण, तरल पानी की कमी, तीव्र विकिरण और अस्थिर सतह इसे हमारे लिए ज्ञात जीवन के लिए बेहद दुर्गम बनाती है। जबकि यह ग्रह विज्ञान के दृष्टिकोण से एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प दुनिया है, यह जीवन की तलाश के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार नहीं है। यूरोपा या गैनीमेड जैसे चंद्रमाओं की भूमिगत महासागरों की तुलना में, जो बृहस्पति के कठोर विकिरण से परिरक्षित, शील्डेड हैं और तरल पानी प्रदान करते हैं, आयो पर जीवन की संभावना वैज्ञानिक समुदाय द्वारा नगण्य मानी जाती है। बृहस्पति के विशाल परिवार में कैलिस्टो एक ऐसा चंद्रमा है जो अपनी शांत प्राचीन उपस्थिति के कारण अलग दिखता है। इसकी सतह हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक गड्ढों वाली क्रेटर्ड में से एक है, जो अरबों वर्षों से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहने का संकेत देती है, मानो यह ब्रह्मांडीय इतिहास के सबसे पुराने अध्यायों का एक मौन गवाह हो। पहली नजर में यह एक ठंडी, निष्क्रिय दुनिया लग सकती है, जहां जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन इस प्राचीन खोल के नीचे एक गहन रहस्य छिपा हो सकता है, जिसने वैज्ञानिकों की रुचि जगाई है। एक विशाल भूमिगत महासागर की संभावना। हमारे जांचकर्ताओं, विशेष रूप से गैलीलियो अंतरिक्ष यान के डेटा से मिले प्रमाण बताते हैं कि कैलिस्टो की बर्फीली परत के नीचे तरल पानी की एक परत मौजूद हो सकती है। यह निष्कर्ष मुख्य रूप से बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैलिस्टो के संपर्क के अवलोकन पर आधारित है, जिसमें विसंगतियां देखी गईं, जो एक प्रवाहकीय परत जैसे कि नमकीन पानी के महासागर की उपस्थिति का सुझाव देती है। और जहां तरल पानी है, वहां जीवन की संभावना होती है, जैसा कि हम अपनी पृथ्वी पर देखते हैं। यह भूमिगत महासागर यदि मौजूद है, तो अरबों वर्षों से अस्तित्व में हो सकता है, जो जीवन के उभरने और विकसित होने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। हालांकि जब जीवन की संभावना की बात आती है, तो कैलिस्टो को अक्सर यूरोपा या गैनीमेड से कम संभावित माना जाता है, और इसका कारण इसकी सतह की शांतता में ही निहित है। यूरोपा की सतह युवा और फ्रैक्चर्ड है, जो लगातार भूवैज्ञानिक गतिविधि का संकेत देती है। गैनीमेड में अपना चुंबकीय क्षेत्र है और आंतरिक रूप से सक्रिय है। इसकी तुलना में कैलिस्टो की प्राचीन, भारी गड्ढों वाली सतह बताती है कि इसके आंतरिक भाग में बहुत कम ज्वारीय ताप या भूवैज्ञानिक गतिविधि है।
इसका मतलब यह हो सकता है कि इसके भूमिगत महासागर और इसके चट्टानी कोर, यदि कोई है, के बीच कम संपर्क हो, जिससे जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक पोषक तत्वों और ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट जो पृथ्वी के समुद्र तल पर जीवन का समर्थन करते हैं। कैलिस्टो की आंतरिक संरचना भी अन्य बड़े चंद्रमाओं की तुलना में कम विभेदित, डिफरेंशिएटेड प्रतीत होती है। इसके बावजूद कैलिस्टो पर जीवन की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। भले ही इसकी आंतरिक गतिविधि कम हो, लेकिन एक विशाल तरल पानी के भंडार का अस्तित्व, जो अरबों वर्षों से स्थिर हो सकता है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह संभव है कि जीवन उन तरीकों से मौजूद हो जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, या यह कम ऊर्जा और पोषक तत्वों के साथ पनपने के लिए अनुकूलित हो गया हो। कैलिस्टो जीवन के लिए एक अलग तरह का वातावरण प्रदान कर सकता है, एक धीमी गति वाला, कम ऊर्जा वाला, लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्थिर निवास स्थान, जो अधिक गतिशील यूरोपा या गैनीमेड से भिन्न है। इसकी गहराई में छिपे रहस्य को उजागर करने के लिए भविष्य के मिशन, जैसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ज्यूआइस, जो कैलिस्टो का भी अध्ययन करेगा, महत्वपूर्ण होंगे, ताकि हम यह जान सकें कि इस प्राचीन चंद्रमा के हृदय में वास्तव में क्या छिपा है। इस प्रकार कैलिस्टो जीवन की तलाश में एक आकर्षक संभावना बनी हुई है, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में जीवन उन स्थानों पर भी मौजूद हो सकता है जिनकी हम पहली नजर में उम्मीद नहीं करते हैं, जो अपनी शांत स्थिर उपस्थिति के नीचे गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा अपनी चिकनी बर्फीली सतह के कारण एक विशेष स्थान रखता है, जो रहस्यमय रेखाओं और दरारों से अटी पड़ी है। यह सतह किसी टूटे हुए अंडे के खोल जैसी दिखती है, जो इस बात का संकेत देती है कि इसके नीचे कुछ गतिशील हो रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यूरोपा केवल बर्फ का एक सुंदर गोला नहीं है, बल्कि यह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए सबसे रोमांचक और आशाजनक स्थानों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य कारण इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि इस बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर छिपा हुआ है, जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान से मिले डेटा और यूरोपा की सतह की विशेषताओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से इस भूमिगत महासागर का पता चला है। ये विशेषताएं बर्फ में गति, फ्रैक्चर और पुनर्सतहिंग रीसर्फेसिंग का सुझाव देती हैं, जो एक सक्रिय आंतरिक भाग और नीचे एक तरल परत की उपस्थिति का संकेत देती हैं। इस महासागर को तरल रखने वाली ऊर्जा का स्रोत बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है। यूरोपा अपने साथी चंद्रमाओं आयो और गैनीमेड के साथ एक कक्षीय प्रतिध्वनि ऑर्बिटल रेजोनेंस में है, जिसका अर्थ है कि उनके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा को लगातार खींचा और निचोड़ा जाता है। यह निरंतर मसाज चंद्रमा के आंतरिक भाग में पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करती है, जिसे ज्वारीय ताप टाइडल हीटिंग कहते हैं, जो बर्फ को पिघलाने और भूमिगत महासागर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि तरल पानी का एक महासागर मौजूद है, तो अगला सवाल यह उठता है कि क्या जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी वहां हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि हां, संभावना काफी अच्छी है। यूरोपा में एक चट्टानी मेंटल है जो इस महासागर के नीचे स्थित है, और यह बहुत संभावना है कि पानी और चट्टान के बीच अंतःक्रिया हो रही हो, जैसे कि पृथ्वी के समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट में होती है। ये वेंट खनिजों और रासायनिक यौगिकों को पानी में छोड़ सकते हैं, जो जीवन के लिए पोषक तत्व और ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के विकिरण द्वारा यूरोपा की सतह पर बनाई गई रसायन शास्त्र को बर्फ के माध्यम से किसी तरह महासागर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे जीवन के लिए और अधिक रासायनिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो सकें। पृथ्वी के गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवन को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। वे हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यूरोपा के भूमिगत महासागर में भी इसी तरह की रसायन संश्लेषण आधारित जीवन प्रणाली संभव हो सकती है। यूरोपा को जीवन के लिए इतना आकर्षक बनाने वाला एक और पहलू यह है कि इसकी बर्फीली परत बृहस्पति के सतह पर पड़ने वाले तीव्र विकिरण से महासागर को सुरक्षित रखती है, जो जीवन के नाजुक अणुओं को नष्ट कर देगा।
महासागर के अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत स्थिर हो सकता है, जिससे जीवन को पनपने का मौका मिले। इस बात की भी कुछ बहस और हल्के प्रमाण हैं कि यूरोपा में भी जिन्सेलेडिस की तरह पानी के प्लम हो सकते हैं, जो महासागर से सामग्री को अंतरिक्ष में बाहर निकालते हैं। हालांकि यह जिन्सेलेडिस पर पुष्टि के स्तर तक नहीं पहुंचा है। यदि ऐसा है तो यह भविष्य के मिशनों के लिए महासागर के पानी का नमूना लेना बहुत आसान बना देगा। इन्हीं कारणों से यूरोपा को अक्सर हमारे सौरमंडल में जीवन की तलाश के लिए गोल्डीलॉक्स क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ परिस्थितियां बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं हैं और जीवन के लिए आवश्यक घटक पानी, रसायन विज्ञान, ऊर्जा मौजूद होने की संभावना है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया है, विशेष रूप से इसी चंद्रमा के निवास योग्यता का विस्तार से अध्ययन करने के लिए समर्पित है, ताकि हम यह जान सकें कि क्या इस बर्फीली दुनिया के हृदय में वास्तव में जीवन छिपा हुआ है। यूरोपा का अन्वेषण ब्रह्मांड में जीवन की व्यापक खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें दिखा सकता है कि जीवन उन स्थानों पर भी संभव है जो पृथ्वी से बहुत भिन्न दिखते हैं, छिपे हुए और सुरक्षित वातावरण में पनपते हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं के बीच गैनीमीड एक असली विशालकाय है, जो न केवल अपने साथी चंद्रमाओं से बड़ा है बल्कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसकी सतह एक जटिल मिश्रण है, जिसमें गहरे, भारी गड्ढे वाले प्राचीन क्षेत्र और हल्के, खांचेदार और अपेक्षाकृत युवा इलाके शामिल हैं, जो संकेत देते हैं कि इसने अपने इतिहास में कुछ भूवैज्ञानिक गतिविधि का अनुभव किया है। गैनीमेड को जो चीज वास्तव में अद्वितीय बनाती है वह यह है कि यह सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो बताता है कि इसके हृदय में कुछ गतिशील, शायद तरल धातु का कोर है। लेकिन जीवन की संभावना के दृष्टिकोण से गैनीमेड का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि यूरोपा और कैलिस्टो की तरह इस बात के मजबूत प्रमाण हैं कि इसकी मोटी बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा किए गए चुंबकीय क्षेत्र माप ने इस भूमिगत महासागर की उपस्थिति की ओर इशारा किया। गैनीमेड का अपना चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक विशिष्ट तरीके से संपर्क करता है और इस संपर्क के पैटर्न को केवल तभी सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है जब चंद्रमा के भीतर एक अत्यधिक प्रवाहकीय परत हो, जैसे कि नमकीन तरल पानी का महासागर। गैनीमेड के आकार और संरचना के मॉडल भी इसके आंतरिक भाग में पर्याप्त गर्मी बनाए रखने की संभावना का समर्थन करते हैं, ताकि बर्फ की परत के नीचे पानी की एक तरल परत बनी रहे। यह भूमिगत महासागर जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकता तरल पानी प्रदान करता है। लेकिन क्या यहां जीवन पनप सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि संभावनाएं हैं, हालांकि वे यूरोपा की तरह स्पष्ट या शायद उतनी अधिक नहीं हो सकती हैं। गैनीमेड में एक चट्टानी मैंटल होने की पूरी संभावना है, जो इसके धात्विक कोर के चारों ओर और भूमिगत महासागर के नीचे स्थित है। यह चट्टानी परत और पानी के बीच संपर्क हो सकता है, जो खनिजों और रासायनिक यौगिकों को महासागर में छोड़ सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है, संभवतः हाइड्रोथर्मल वेंट के माध्यम से। गैनीमेड का विभेदन, डिफरेंशिएशन, जिसमें अलग अलग परतें हैं जैसे धात्विक कोर, चट्टानी मेंटल और बर्फीली परत, इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं का संकेत देता है जो चट्टान पानी की अंतःक्रिया को संचालित कर सकती हैं। इस महासागर को गर्म रखने वाली ऊर्जा आंशिक रूप से बृहस्पति से ज्वारीय ताप से आती है। हालांकि इसकी थोड़ी अधिक दूरी के कारण यह यूरोपा की तुलना में कम तीव्र हो सकता है और संभवतः इसके चट्टानी कोर के भीतर रेडियोधर्मी क्षय से भी कुछ अतिरिक्त गर्मी मिलती है जो अरबों वर्षों से जमा हो रही है। हालांकि गैनीमेड पर जीवन की तलाश कुछ अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। इसकी बर्फीली परत यूरोपा की तुलना में काफी मोटी मानी जाती है, शायद सैकड़ों किलोमीटर गहरी, जिससे इस महासागर तक पहुंचना और उसका नमूना लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल बताते हैं कि गैनीमेड का महासागर बर्फ की कई परतों के साथ स्तरित हो सकता है, जो इसे एक अधिक जटिल और संभावित रूप से कम गतिशील वातावरण बना सकता है तुलनात्मक रूप से।
इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र सतह को बृहस्पति के तीव्र विकिरण से बचाता है, लेकिन यह सुरक्षा अनिवार्य रूप से भूमिगत महासागर तक विस्तारित नहीं होती है। महासागर की बर्फ की परत द्वारा ही संरक्षित होती है। इन चुनौतियों के बावजूद एक विशाल तरल पानी के भंडार का अस्तित्व गैनीमेड को जीवन की संभावना के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाता है। यह संभव है कि जीवन यहाँ एक ऐसे रूप में मौजूद हो जो इस अनूठे, गहरे और संभावित रूप से स्तरित महासागर वातावरण के अनुकूल हो गया हो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का जूइस मिशन, जिसे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था और जो 2031 में बृहस्पति प्रणाली में पहुंचेगा, विशेष रूप से गैनीमेड का विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉइस अंततः गैनीमेड की परिक्रमा करेगा। इसके महासागर, आंतरिक संरचना और चुंबकीय क्षेत्र पर अभूतपूर्व डेटा प्रदान करेगा, जो हमें इसकी निवास योग्यता का अधिक सटीक आकलन करने में मदद करेगा। गैनीमेड हमें दिखाता है कि बर्फीली दुनियाओं में छिपे महासागर कितने विविध हो सकते हैं और यह जीवन की तलाश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, भले ही उस जीवन तक पहुंचना आसान न हो। यह एक विशाल और रहस्यमय दुनिया है जिसके गहरे राज जानने के लिए हम उत्सुक हैं। बृहस्पति ग्रह स्वयं अपनी चरम परिस्थितियों के कारण जीवन के लिए एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण वातावरण है, जहां विशाल दबाव, तापमान और विकिरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के लिए तुरंत घातक होंगे। इसलिए जब हम बृहस्पति प्रणाली में जीवन और मानवता के भविष्य के बीच संबंध की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से बृहस्पति के चंद्रमाओं की ओर जाता है, विशेष रूप से उन बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की ओर, जिनके नीचे विशाल तरल पानी के महासागर छिपे होने के प्रबल प्रमाण हैं। यहीं पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है और इस संभावना का मानवता के भविष्य के साथ एक गहरा और बहुआयामी संबंध है। इन बर्फीली दुनियाओं में जीवन की खोज केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर है। यह हमारे अस्तित्व के बारे में एक मौलिक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास है। क्या हम अकेले हैं? यदि हम पाते हैं कि जीवन पृथ्वी से परे किसी अन्य दुनिया में स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है, भले ही वह केवल सूक्ष्म जीवों के रूप में हो, तो इसका मानवता की ब्रह्मांड में हमारी स्थिति के बारे में समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह सुझाव देगा कि जीवन कोई दुर्लभ खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि शायद ब्रह्मांड में अधिक सामान्य है, जहां भी सही परिस्थितियां मौजूद हों। यह खोज हमारे विश्व दृष्टिकोण को बदल देगी, हमें ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारी जगह का एक नया दृष्टिकोण देगी। इसके अलावा किसी स्वतंत्र रूप से विकसित जीवन का अध्ययन हमें जीवन की प्रकृति के बारे में ही सिखाएगा। क्या यह हमेशा उसी जैव रसायन का उपयोग करता है? क्या जीवन के वैकल्पिक रूप मौजूद हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे हों? इस तरह के अध्ययन से जीव विज्ञान और जीवन की उत्पत्ति की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। जीवन की तलाश की यह प्रक्रिया स्वयं मानवता को आगे बढ़ाती है। यह नई प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित करती है, इंजीनियरिंग और विज्ञान में सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यह युवा और वृद्ध दोनों को समान रूप से आश्चर्यचकित करती है, अन्वेषण की हमारी सहज मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और भविष्य की पीढ़ियों को वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह खगोल जीव विज्ञान के क्षेत्र को भी मान्य करती है, जो ब्रह्मांड में जीवन के अध्ययन के लिए समर्पित है। लेकिन बृहस्पति प्रणाली और मानवता के भविष्य के बीच संबंध केवल जीवन खोजने की दार्शनिक निहितार्थों तक सीमित नहीं है। इनमें अधिक ठोस, हालांकि वर्तमान में बहुत लंबे समय के निहितार्थ भी शामिल हैं। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं पर मौजूद विशाल मात्रा में पानी की बर्फ एक अमूल्य संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है। भविष्य में जैसे जैसे मानवता अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगी, यह पानी जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है और इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके रॉकेट ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह संसाधन बाहरी सौरमंडल की आगे की खोज के लिए बृहस्पति प्रणाली को एक महत्वपूर्ण स्टेपिंग स्टोन बना सकता है। अत्यंत लंबे समय के भविष्य में यदि प्रौद्योगिकी अविश्वसनीय रूप से उन्नत हो जाती है
और मानव जाति को संसाधनों या रहने योग्य स्थानों की आवश्यकता होती है, तो बृहस्पति के चंद्रमा विशेष रूप से उनके भूमिगत महासागर सैद्धांतिक रूप से मानव चौकियों या यहां तक कि बस्तियों के स्थान बन सकते हैं। हालांकि यह वर्तमान में अत्यधिक सट्टा और जबरदस्त तकनीकी चुनौतियों से भरा हुआ है, विशेषकर मोटी बर्फ की परतों को भेदना। हालांकि बृहस्पति ग्रह पर ही मानव उपस्थिति अकल्पनीय है, उसके चंद्रमा मानवता के भविष्य के लिए एक दूरस्थ लेकिन संभावित संभावना प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए बृहस्पति प्रणाली में जीवन की खोज केवल सूक्ष्म जीवों की तलाश के बारे में नहीं है, यह मानवता की ब्रह्मांड को समझने, तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने, हमारे अस्तित्व के बारे में गहरे सवालों के जवाब खोजने और संभावित रूप से उन संसाधनों या स्थानों की पहचान करने की एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है, जो मानवता के बहुत लंबे समय के भविष्य के विस्तार या अस्तित्व में भूमिका निभा सकते हैं। यह खोज हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज का विस्तार करती है और हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य पृथ्वी से परे अन्वेषण, खोज और अनुकूलन में निहित हो सकता है। बृहस्पति के चंद्रमाओं की ओर देखना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और संभावनाओं से भरा है और मानवता उस भविष्य में कहां फिट हो सकती है।